तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी 2018 की है, जब मैं और मेरे 3 दोस्त गरभांगा रिजर्व फॉरेस्ट में कैंपिंग करने गए थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, जंगल का माहौल बदलने लगा। अजीब अजीब आवाज़ें, रहस्यमय परछाइयाँ और एक अदृश्य ताकत ने हमें घेर लिया। हर कदम के साथ हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम इस जंगल के चंगुल में फंसते जा रहे थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विवेक है और यह कहानी 2018 की है, जब मैं और मेरे दोस्त राजीव, सीमा और अंशुल ने गुवाहाटी के पास के गरभांगा रिजर्व फॉरेस्ट में कैंपिंग का प्लान बनाया था। हम सब काफ़ी एडवेंचर के शौकीन थे और जंगल में रात बिताने का अपना ही एक रोमांच होता है। जंगल में घुसते ही हर तरफ हरियाली और घना जंगल दिखा, जो शहर की हलचल से बिल्कुल अलग था। रास्ते में कई तरह के पक्षियों की आवाज़ें और हवा में बहता अजीब सा सन्नाटा था। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। हमने शाम होते ही अपना टेंट लगाया और चारों तरफ आग जलाकर रात के खाने का इंतजाम करने लगे। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, माहौल बदलने लगा। आग की लौ के आसपास साए से दिखने लगे, जो हवा की गति से नहीं बल्कि किसी और ही अजीब वजह से हिल रहे थे। पहले हमने इसे नज़रअंदाज किया, सोचा जंगल है, ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर अंशुल ने अचानक कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे से गुजर रहा हो। हम सब ने उसकी बात मजाक में उड़ा दी, लेकिन कुछ ही देर बाद सीमा ने भी महसूस किया कि कोई उसके टेंट के बाहर चल रहा है। अब तक हम सबको लगने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है। राजीव और मैं टॉर्च लेकर बाहर निकले, लेकिन जंगल के घने अंधकार में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। हर तरफ सन्नाटा था, बस दूर कहीं से उल्लू की आवाज़ आ रही थी। लेकिन जैसे ही हम वापस मुड़े, एक भारी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बड़ा जानवर पास से गुजरा हो। हमने फौरन चारों ओर देखा, पर कुछ नहीं था। अब डर धीरे धीरे हमारे अंदर घर करने लगा था। अंशुल ने सुझाव दिया कि शायद हमें कैंपिंग का प्लान रद्द कर देना चाहिए और सुबह होते ही वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन राजीव ने उसे शांत रहने के लिए कहा और हम सभी अपने टेंट में वापस आ गए। रात के लगभग 2 बजे होंगे जब अचानक मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये कोई साधारण रोना नहीं था, ऐसा लगा जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। मैंने अपने साथियों को जगाने की कोशिश की, लेकिन तभी टेंट के बाहर कुछ चलने की आवाज़ आई, मानो कोई हमारे चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर राजीव को धीरे से जगाया। राजीव, बाहर कोई है? मैंने कांपती आवाज़ में कहा। राजीव पहले तो सोते सोते गुनगुनाया, फिर बाहर की अजीब आवाज़ सुनते ही एकदम सचेत हो गया। उसने बाकी सबको भी जगाया और हम सब टेंट के अंदर बैठे रहे, बिल्कुल शांत। बाहर का अंधेरा अब किसी दुश्मन जैसा महसूस हो रहा था और उन अनजानी आहटों ने हमारे दिलों की धड़कन तेज कर दी थी। राजीव ने धीरे से टॉर्च उठाई और इशारा किया कि हम बाहर चलकर देखें क्या हो रहा है। मैंने और अंशुल ने डरते डरते हाँ में सिर हिलाया। सीमा ने डर के मारे कहा, मुझे तो यहीं रहना है, तुम लोग जाओ। हम तीनों धीरे से बाहर निकले, टॉर्च की रोशनी में आसपास का जायजा लेने लगे। हवा अब पहले से ज्यादा ठंडी और भारी महसूस हो रही थी। हर कदम के साथ ऐसा लगता जैसे कोई हमारी हर हरकत को देख रहा हो। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन सन्नाटे के बीच कहीं कहीं सूखे पत्तों पर किसी के चलने की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ें हमारे टेंट के चारों तरफ घूम रही थी, मानो कोई हम पर नजर रखे हों। हमने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। फिर अचानक अंशुल के ठीक पीछे किसी ने पत्थर फेंका। हम तीनों ने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अंशुल अब बिल्कुल घबरा चुका था। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, पर हमें यहाँ से चलना चाहिए, उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था और सच कहूँ तो मैं भी उसकी बात से सहमत था। लेकिन राजीव अभी भी शांत था। उसने कहा, हो सकता है ये कोई जानवर हो, घबराओ मत, चलो वापस चलते हैं। हमने वापसी की राह पकड़ ली, लेकिन तभी हमें एक बार फिर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब की बार आवाज़ और भी करीब थी, इतनी पास कि मानो टेंट के बिल्कुल बगल से आ रही हो। इस बार आवाज़ को अनदेखा करना नामुमकिन था। मैंने महसूस किया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही थी कि मेरे कानों में गूंज रही थी। हम जैसे ही टेंट के पास पहुंचे, देखा कि सीमा दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। क्या तुम लोग भी वो आवाज़ें सुन रहे हो? उसने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। हमने सहमति में सिर हिलाया। अब हम सबको समझ में आ गया था कि कुछ तो अजीब हो रहा है और ये कोई साधारण जानवर या इंसान नहीं था। अचानक जंगल में एक तेज झोंका आया और हमारी टॉर्च की रोशनी बुझने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी, जो हमारे हड्डियों तक को कंपा रही थी। तभी टेंट के पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। हमने जैसे ही उस ओर देखा, एक परछाई दौड़ती हुई दिखाई दी। वो परछाई इंसान जैसी थी, पर इतनी तेजी से गायब हो गई कि हम उसे ठीक से देख भी नहीं पाए। अब सबकी हालत खराब हो चुकी थी। राजीव ने तुरंत कहा, हम सुबह का इंतजार नहीं कर सकते, हमें अभी निकलना होगा। हम सब ने उसका समर्थन किया और जल्दी से सामान समेटने लगे। लेकिन जितनी तेजी से हम निकलने की कोशिश कर रहे थे, उतनी ही बार अजीब घटनाएं हो रही थी। कभी अचानक से पेड़ के पत्ते हिलने लगते, कभी किसी के हंसने की धीमी आवाज़ सुनाई देती। ऐसा लग रहा था कि जंगल खुद हमें रोकने की कोशिश कर रहा हो। हम जैसे ही जंगल से बाहर निकलने की राह पर बढ़े, अंशुल की टॉर्च अचानक बंद हो गई। वो वहीं रुक गया। यार, ये क्या हो रहा है? मेरी टॉर्च बंद कैसे हो गई? उसने घबराते हुए कहा। मैंने अपनी टॉर्च उसकी तरफ बढ़ाई और उसकी टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी राजीव ने धीमी आवाज़ में कहा, चुप रहो, सुनो। हम सब ने ध्यान लगाया और दूर कहीं से किसी के चलने की धीमी आवाज़ आ रही थी। इस बार ये आवाज़ किसी जानवर की नहीं लग रही थी। ये आवाज़ जैसे किसी इंसान के भारी कदमों की थी, जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे थे। हम सबकी सांसें थम गई थीं। किसी के कदमों की वो धीमी भारी आवाज़ अब और भी करीब आ रही थी। मैंने अपने चारों ओर टॉर्च घुमाई, लेकिन घने अंधेरे में सिर्फ पेड़ों के साए दिख रहे थे। अंशुल के हाथ अब कांपने लगे थे और सीमा का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो कोई है? सीमा ने कांपती आवाज़ में कहा।
उसकी उंगलियां टेंट की रस्सी को जोर से पकड़ चुकी थीं। अब हम सब समझ चुके थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। राजीव, जो अब तक सबसे शांत और हिम्मत वाला दिख रहा था, उसकी भी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने बिना कुछ कहे एक इशारे में हम सबको इकट्ठा किया और बिना समय बर्बाद किए बाहर निकलने का प्लान बनाने लगा। सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, उसने घबराते हुए कहा। हमें अब तुरंत इस जगह से निकलना होगा, चाहे जो हो जाए। हमने फटाफट अपने सामान समेटा। सीमा और अंशुल का हाल अब ऐसा था कि दोनों को चलने में भी मुश्किल हो रही थी, लेकिन हम जानते थे कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हमने तेजी से जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया, लेकिन जैसे ही हम कुछ कदम चले, अचानक हमें एक और आवाज़ सुनाई दी, इस बार किसी के फुसफुसाने की। वो आवाज़ हमारे ठीक पीछे से आ रही थी, लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। ये क्या हो रहा है? अंशुल ने हकलाते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में इतना डर था कि हमें खुद जवाब देने का साहस नहीं हो रहा था। हम सब ने बिना कुछ कहे फिर से आगे बढ़ना शुरू किया। अब अंधेरा और भी घना हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़ के पीछे कोई हमें देख रहा हो। हमारी टॉर्च की रोशनी भी धीमी पड़ने लगी थी, मानो ये अंधेरा खुद हमारी रोशनी को निगलने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही हम जंगल के एक और घने हिस्से से गुजरे, अचानक राजीव की टॉर्च किसी चीज़ पर पड़ी। टॉर्च की रोशनी में एक परछाई कुछ दूर खड़ी थी। वो इंसान की शक्ल की थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं दिख रही थी। वो हमें घूर रही थी, बिना हिले डुले। मैंने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन वो परछाई वहीं की वहीं खड़ी रही, बिल्कुल स्थिर। चलो यहाँ से, राजीव ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज़ में अब वो आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। हम सब तेजी से उस परछाई से दूर भागने लगे, लेकिन हर बार ऐसा लगता कि वो परछाई हमारे आसपास ही मंडरा रही है। अचानक सीमा ने जोर से चीख मारी। उसकी टॉर्च नीचे गिर गई और वो पीछे हट गई। कोई मेरे पीछे था, मैंने किसी को महसूस किया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि हमें खुद समझ नहीं आया कि उसे कैसे शांत कराएं। हमने उसे उठाया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब जंगल में हल्की हल्की हंसी की आवाज़ आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो, हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा हो और हमारी असहायता पर हंस रहा हो। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। दिशा का कोई अंदाजा नहीं था। हर तरफ वही डरावना अंधेरा और पेड़ों की छायाएं। हमारी हर कोशिश नाकाम हो रही थी, क्योंकि जहाँ भी हम जा रहे थे हमें लग रहा था कि हम एक ही जगह पर वापस लौट रहे हैं। राजीव ने अचानक रुकते हुए कहा, हम इस जंगल में फंसे हुए हैं, ये जगह हमें जाने नहीं दे रही। अंशुल अब लगभग पागल हो चुका था। उसने डर के मारे जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हमें छोड़ दो, हमसे क्या चाहते हो? उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज गई, लेकिन इसके जवाब में कोई शब्द नहीं आया, सिर्फ वही धीमी हंसी और अजीब सी फुसफुसाहटें। अब तक हमें यकीन हो चुका था कि कुछ तो है जो हमें इस जंगल से निकलने नहीं दे रहा। हवा में अब एक अजीब सी सर्दी फैल गई थी और हर तरफ एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा हो। हमारे कदम अब भारी हो गए थे, मानो हर कदम के साथ कोई अदृश्य ताकत हमें पीछे खींच रही हो। हम सब अब हाँफते हुए चल रहे थे। जंगल का घना अंधेरा हमारी हर कोशिश को नाकाम कर रहा था। हमारी टॉर्च की रोशनी भी अब कमजोर पड़ चुकी थी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, अजीब अजीब सी घटनाएं और बढ़ती जा रही थी। हर बार कोई ना कोई आहट, कोई साया, कोई अनजान फुसफुसाहट हमें और डरा रही थी। राजीव, जो अब तक सबको हिम्मत दिला रहा था, खुद भी बुरी तरह घबरा चुका था। वो बार बार अपने चारों ओर देखने लगा, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि हम अकेले नहीं हैं। ये सब सच हो रहा है, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। यहाँ कुछ है जो हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। सीमा अब लगभग रोने लगी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वो बार बार अपने चारों ओर देख रही थी, मानो कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा हो। मैं अब और नहीं चल सकती, उसने कांपती आवाज़ में कहा। हमें अब रुक जाना चाहिए, लेकिन हम सब जानते थे कि रुकना हमारे लिए और भी खतरनाक हो सकता है। अचानक से हवा फिर से तेज चलने लगी और उस हवा में अब कुछ और था, जैसे किसी के बुदबुदाने की आवाज़ें। वो आवाज़ें हमसे कुछ कह रही थी, पर हम समझ नहीं पा रहे थे। अंशुल, जो अब तक बुरी तरह डरा हुआ था, अचानक चिल्लाने लगा, तुम लोग सुन रहे हो ना? वो हमें पुकार रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। उसकी आवाज़ से हम सब सन्न रह गए। अब तक हम सबकी हालत ऐसी हो गई थी कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या भ्रम। हमने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे कदम जैसे भारी हो चुके थे। हर कदम के साथ ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें रोक रही हो। जंगल अब और भी अजीब हो चला था। हर तरफ पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वो खुद हमें घूर रहे हों। उनकी शाखाएं हवा में हिलती डुलती हुई हमें रोकने की कोशिश कर रही थीं। अचानक मेरे ठीक सामने एक पेड़ से कुछ गिरा। मैंने डरते डरते नीचे देखा। वो एक पुराना सड़ा हुआ जानवर का शरीर था। उसकी बदबू इतनी भयानक थी कि मैं तुरंत पीछे हट गया। हम इस जंगल में कहीं खो गए हैं, राजीव ने डरते हुए कहा। हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। उसकी आवाज़ अब टूट चुकी थी। वो राजीव, जो हमेशा शांत और संयमी रहता था, अब खुद डर से भर चुका था। हम चारों आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक किसी ने सीमा को जोर से खींच लिया। एक तेज चीख मारी और हम सब उसकी ओर दौड़े। उसकी बांह पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह जकड़ा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीमा बुरी तरह रोने लगी। कौन था वो? किसने मुझे खींचा? हमें खुद भी अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हर तरफ से वही अजीबोगरीब आवाज़ें, परछाइयाँ और डरावनी घटनाएं हमें घेर रही थीं। हमारी हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि हम चाहकर भी सोच नहीं पा रहे थे कि क्या सही है और क्या गलत। अंधेरे ने जैसे हमारे होश हवास को भी अपने कब्जे में ले लिया था। अंशुल ने अचानक कहा, देखो, शायद वहां से हमें रास्ता मिल जाए। उसने एक दिशा की ओर इशारा किया। वहां कुछ दूर एक पहाड़ी रास्ता दिखाई दे रहा था, जो जंगल से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता लग रहा था। बिना वक्त गंवाए हम उस ओर भागने लगे, पर जैसे ही हम उस रास्ते पर पहुंचे, हम चारों के कदम एक साथ रुक गए। रास्ते के बीचों बीच एक इंसानी आकृति खड़ी थी। वो स्थिर थी। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वो हमें चीर कर देख रही हूँ।
वो हमें घूर रही थी बिना हिले डुले। सीमा ने कांपती आवाज़ में कहा, वो इंसान नहीं है, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन हमारे पैर जैसे ज़मीन में जड़ हो गए थे। उस परछाई से हमारी नज़रें हट ही नहीं रही थी। वो परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसकी हरकतें बेहद धीमी थी, लेकिन वो हमारे और करीब आती जा रही थी। हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं था। हम सब एक दूसरे को देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। हमारे कदम मानो ज़मीन से चिपक गए थे और वो परछाई लगातार हमारी तरफ बढ़ती आ रही थी। उसकी चाल धीमी लेकिन डरावनी थी। उसके शरीर से उठता धुआं हवा में घुल रहा था और उसकी आंखों की चमक ने हम सबको जड़ बना दिया था। मैं महसूस कर सकता था कि मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय खुद रुक गया हो और उस पल में बस वही परछाई थी, उसकी ठंडी खौफनाक आंखें जो हमारे भीतर झांक रही थी। अंशुल, जो सबसे ज्यादा घबराया हुआ था, अचानक चीखता हुआ पीछे हटने लगा। हमें यहाँ से भागना होगा, उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में इतना डर था कि उसकी बात सुनकर बाकी सबकी भी होश उड़ गए। लेकिन अंशुल के भागते ही एक और अनहोनी हो गई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर दौड़ने की कोशिश की, उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक धंस गई। वो एक गहरे गड्ढे में गिर गया और उसकी चीखते हुए आवाज अचानक बंद हो गई। हम सब उसकी ओर दौड़े, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो गड्ढा जैसे उसे निगल गया हो। सीमा और राजीव दोनों अब बुरी तरह डर चुके थे। राजीव, जो अब तक हिम्मत बांधने की कोशिश कर रहा था, उसके भी चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ये सब क्या हो रहा है? ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाली, उसने हकलाते हुए कहा। सीमा अब जोर जोर से रोने लगी थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम भी अंशुल की तरह गायब हो जाएंगे। उसकी आवाज में डर और हताशा थी, और सच कहूँ तो मैं भी उससे सहमत था। हमने फटाफट वहां से भागने की कोशिश की, पर हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि जंगल हमें अपनी जकड़ में ले रहा है। पेड़ अब और भी डरावने लगने लगे थे, जैसे उनकी शाखाएं हमारे रास्ते में आने की कोशिश कर रही हूँ। जमीन पर सूखी पत्तियों की आवाज, दूर से आती हुई अजीब अजीब आवाजें और हवा में अजीब सी ठंडक, ये सब मिलकर हमें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब हम भागते भागते एक दूसरी दिशा की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये जंगल कभी खत्म ही नहीं हो रहा। हर तरफ वही पेड़ों की घनी दीवारें और वही अनजान साइयों का पीछा करते रहना। रास्ता जितना आगे बढ़ता, उतना ही पेड़ और गहरे होते जा रहे थे। हम अब समझ नहीं पा रहे थे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और ये भी नहीं पता था कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। हम सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अंशुल कहाँ गायब हो गया? और वो परछाई कौन थी? क्या वो परछाई ही सबके पीछे थी? शायद हमें ठहर कर कुछ सोचना चाहिए, राजीव ने हाँफते हुए कहा। हम ऐसे भागकर कहीं भी नहीं पहुंच रहे, लेकिन मेरे भीतर अब रुकने की हिम्मत नहीं थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर हमने रुकने की गलती की तो शायद हम भी उसी अजीब सी ताकत के शिकार हो जाएंगे जिसने अंशुल को निगल लिया। अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ। मेरे पैरों के नीचे की जमीन हिल रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन कुछ ही पल बाद जमीन जैसे कांपने लगी। हम तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे हम फिर से भागने लगे। अब तो कदमों के नीचे से जमीन खिसकने जैसी महसूस होने लगी थी। अब तक हम थक चुके थे, लेकिन हमें पता था कि अगर हम रुके तो हमारा अंजाम अंशुल जैसा ही होगा। जैसे ही हमने एक छोटी सी खुली जगह देखी, हम वहां रुके और हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़े। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिका। जैसे ही हम बैठने की कोशिश कर रहे थे, चारों तरफ से वही फुसफुसाहटें फिर से सुनाई देने लगी। इस बार वो पहले से भी ज्यादा तेज और स्पष्ट थीं, जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा हो और हमें अपने जाल में फंसा रहा हो। सीमा ने अचानक अपने कानों को जोर से पकड़ लिया। मुझे अब ये आवाजें बर्दाश्त नहीं हो रही, ये हमारे पास ही हैं। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जैसे वो कुछ असहनीय महसूस कर रही हो। राजीव ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत अब काबू से बाहर होती जा रही थी। हमने फैसला किया कि अब किसी भी हालत में हमें यहाँ से निकलना ही होगा। राजीव ने अपने बैग से आखिरी टॉर्च निकाली, क्योंकि बाकी की बैटरियां खत्म हो चुकी थी। चलो अब आखिरी कोशिश करते हैं, उसने कहा, और हम फिर से उस अजीब अंधेरे जंगल में चलने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, हवा और भी भारी होती जा रही थी। पेड़ों के बीच से हमें कभी कभी किसी साए की झलक मिलती, लेकिन हर बार हम जैसे ही नजदीक जाते वो गायब हो जाता। अब तक हमारी हालत ऐसी हो चुकी थी कि हमें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब हकीकत है या सिर्फ हमारा भ्रम। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी सारी उम्मीदें खत्म कर दी। जंगल के बीच अचानक से वही परछाई फिर से दिखाई दी। इस बार वो पहले से भी ज्यादा करीब थी। उसकी आंखें हमारी ओर देख रही थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब हम समझ चुके थे कि यह कोई साधारण चीज नहीं थी। राजीव ने अपने हाथ से इशारा किया कि हम धीरे से पीछे हटें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हमने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उस परछाई की आंखें हमसे हट ही नहीं रही थी। उसकी नजरें जैसे हमारे हर कदम को देख रही थी, और हर बार जब हम एक कदम पीछे हटते वो एक कदम आगे बढ़ जाती। इस बार उसकी चाल धीमी नहीं थी, वो सीधे हमारी ओर बढ़ रही थी। उसके शरीर से उठता धुआं अब और भी गहरा हो गया था, और हवा में एक अजीब सी सर्दी फैल चुकी थी जो हमारी हड्डियों तक को कंपा रही थी। सीमा अब बिल्कुल टूट चुकी थी। उसने घबराकर चिल्लाया, हमें यहाँ से भागना होगा, वो हमारे पास आ रही है। उसकी आवाज अब और तेज हो गई थी और हम सभी पूरी ताकत से भागने लगे। हम यह भी नहीं देख रहे थे कि हम किस दिशा में भाग रहे हैं, बस किसी तरह उस परछाई से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। पेड़ों के बीच से भागते हुए हमारी सांसें फूलने लगी थी। हर तरफ वही घना अंधेरा और उस परछाई का पीछा। जब भी हम पीछे मुड़कर देखते, वो परछाई हमेशा हमारे पीछे होती। हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी यह जानने की कि वो कौन है या क्या चाहती है। बस हम भाग रहे थे, मानो हमारी जान उसके हाथों में हो, और हम भागते रहे तो शायद बच जाएं। अचानक राजीव के सामने की जमीन धंसने लगी। वो संभल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। राजीव, मैंने जोर से चिल्लाया और उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरे कदम वहीं थम गए। उसकी टॉर्च अब भी जल रही थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में खौफ था और उसकी सांसें बुरी तरह हाँफ रही थी। वो मेरे बहुत करीब आ गई थी।
उसने हकलाते हुए कहा। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो खड़ा हो सके। हमें अब और तेजी से भागना होगा, मैंने कहा, लेकिन मेरे अपने शब्द मुझे खोखले लग रहे थे। हम जान चुके थे कि इस जंगल से बच निकलना अब आसान नहीं है। सीमा ने इधर उधर देखा, उसकी सांसें भी तेज हो रही थीं। अब हम क्या करेंगे? ये जगह हमें खत्म कर देगी। उसकी आवाज़ में अब तक की सबसे ज्यादा घबराहट थी। हम सबकी आंखों में डर था और दिल में कोई उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन फिर जंगल में एक और अजीब घटना हुई। हमारे ठीक सामने पेड़ों के बीच से हल्की हल्की रोशनी दिखने लगी। ये रोशनी किसी टॉर्च की नहीं थी, बल्कि एक कमजोर पीली सी चमक थी जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। पहले हमें लगा कि यह एक और धोखा है, लेकिन जैसे जैसे वो रोशनी करीब आई, हमें उसकी दिशा में जाने के अलावा कोई और चारा नहीं दिखा। हमने हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की ओर चलने लगे। जंगल के भीतर चलते चलते हमें वो परछाई अब पीछे नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो हमारी तरफ बढ़ना बंद कर चुकी है, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास अब भी हवा में था। वो हल्की रोशनी हमें अपनी तरफ बुला रही थी, पर सवाल यह था, क्या वो हमें बचाने आई थी या फिर ये भी किसी नए खतरे का संकेत था? जैसे जैसे हम रोशनी के करीब पहुंचे, हमें महसूस हुआ कि वो रोशनी किसी इंसान की नहीं थी, वो किसी अलौकिक चीज से निकल रही थी। ऐसा कुछ जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वो रोशनी ठंडी थी और उसके पास जाते ही हमारे शरीर में एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें अपनी ओर खींच रही हो, लेकिन एक अजीब सी शांति के साथ। ये क्या है? राजीव ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आंखों में डर अब भी साफ झलक रहा था। हम सब बिना कुछ कहे उस रोशनी के करीब गए और जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, हमारे आसपास का पूरा माहौल बदल गया। जंगल की अजीब सर्दी और वो भयानक सन्नाटा अचानक से गायब हो गया। हवा में अब हल्की गर्माहट थी और वो फुसफुसाहटें, वो डरावनी आवाजें सब अचानक से शांत हो गईं। लेकिन वो सुकून भी ज्यादा देर तक नहीं रहा। जैसे ही हम उस रोशनी के बिल्कुल पास पहुंचे, हमें लगा कि वो रोशनी अब और भी तेज हो रही है। उसकी चमक अब हमारी आंखों को चुभने लगी थी और अचानक हवा में एक जोर की सनसनी फैल गई। पेड़ फिर से हिलने लगे और जंगल में अजीब सी हलचल होने लगी। और फिर वही परछाई वापस आ गई। इस बार उसकी चाल पहले से तेज थी। वो हमारी ओर तेजी से बढ़ रही थी और अब उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। उसके शरीर से उठता धुआं अब हमारे आसपास फैलने लगा था। वो धुआं हमारी सांसों में घुलने लगा और हमारे गले में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। अब और नहीं, राजीव चिल्लाया और पूरी ताकत से भागने लगा। लेकिन इस बार भागने का कोई फायदा नहीं था। उस परछाई की रफ्तार हमसे कहीं ज्यादा तेज थी। हम पूरी ताकत से भाग रहे थे, लेकिन अब लग रहा था कि वो परछाई हमें किसी भी हाल में पकड़ने वाली थी। उसकी रफ्तार हमसे कहीं ज्यादा थी और चारों ओर का माहौल अब और भी भयानक हो चुका था। हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी थी, जैसे किसी ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया हो, पर वो आवाज इंसानी नहीं थी। जंगल की सर्द हवा फिर से हमारी त्वचा को चीरती हुई गुजर रही थी। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे वो खुद इस अजीब घटना से डर गए हों। राजीव सबसे आगे भाग रहा था। उसकी सांसें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उसे दौड़ना मुश्किल हो रहा था। मैंने उसे पीछे से पुकारने की कोशिश की, राजीव रुक जाओ, लेकिन मेरी आवाज खुद हवा में डूब गई। सीमा भी बिल्कुल कांप चुकी थी। उसकी आंखों में खौफ और बेचैनी थी, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से उठने को तैयार नहीं थे। फिर अचानक हमारी सामने की रोशनी एक झटके में गायब हो गई। अंधेरा इतना घना था कि हमें हमारी खुद की परछाई भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये वो अंधेरा था जो किसी आम रात का नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हम एक अनजानी दुनिया में फंस गए हों, जहाँ किसी भी दिशा का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था। राजीव ने हाँफते हुए कहा, ये जंगल हमें निगल रहा है, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी आवाज में अब वो घबराहट साफ थी जिसे वो अब तक छिपाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक सीमा गिर पड़ी। उसने चीखते हुए अपने पैर की तरफ इशारा किया, मेरा पैर, कुछ ने मुझे पकड़ लिया है। मैंने और राजीव ने उसकी तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, हमें महसूस हुआ कि जमीन पर कुछ हलचल हो रही थी। वो कोई जानवर या पौधा नहीं था। जमीन की मिट्टी अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। सीमा का पैर आधा जमीन के अंदर धंस चुका था और वो जोर जोर से रोने लगी थी। सीमा, हम तुम्हें यहाँ छोड़ नहीं सकते, मैंने कहा, और राजीव के साथ मिलकर उसे खींचने की कोशिश करने लगा। लेकिन जितना हम उसे खींचते, उतना ही वो जमीन के अंदर धंसती जाती। उसकी आंखों में अब एक अलग ही खौफ था। ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा तक डरी हुई थी। तभी अचानक से वो आवाज फिर से सुनाई दी, वही धीमी फुसफुसाहटें, लेकिन इस बार उनमें कुछ साफ सुनाई दे रहा था। वो किसी अनजानी भाषा में कुछ कह रही थी और वो परछाई फिर से हमारे बिल्कुल पास आ गई थी। उसकी आंखों में वो भयानक चमक अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। हम जानते थे कि समय खत्म हो रहा है। मैंने और राजीव ने आखिरी बार पूरी ताकत से सीमा को खींचा और अचानक से उसका पैर जमीन से बाहर आ गया। वो जोर से चिल्लाते हुए उठी और हम तीनों फिर से दौड़ने लगे। हमने अब तक जितनी दूर भागा था, उतनी तेजी से कभी नहीं भागे थे। जंगल अब बिल्कुल अनजान लगने लगा था। हर दिशा एक जैसी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम किस तरफ भाग रहे थे। सब कुछ घूमकर वापस वहीं आ रहा था। हमारी सांसें अब जवाब देने लगी थीं। पेड़ों की छायाएं हम पर हावी हो चुकी थीं और वो परछाई अब बिल्कुल हमारे पीछे थी। उसकी हरकतें और तेज हो रही थीं और हवा में उसका धुआं घना हो चुका था। हर सांस के साथ हमें घुटन हो रही थी और हमारी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दलदल में फंस चुके थे, जहां से निकलना नामुमकिन है। राजीव अब जोर से चिल्लाने लगा, हमें किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा, ये जंगल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी आवाज में अब वो घबराहट साफ थी जिसे अब तक उसने छिपाने की कोशिश की थी। हम जानते थे कि हम इस जगह के बंधक बन चुके हैं और ये जंगल हमें नहीं जाने देगा। तभी अचानक हमारे सामने एक और खुला मैदान नजर आया। उस मैदान के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा ट्रक खड़ा था, जो शायद बहुत सालों पहले वहां छोड़ दिया गया था। हमने बिना सोचे समझे उस ट्रक की ओर दौड़ लगाई, शायद कहीं छुपने की कोशिश करने के लिए। जैसे ही हम ट्रक के पास पहुंचे, हमें महसूस हुआ कि हवा अचानक से शांत हो गई थी।
वो फुसफुसाहटें, वो आवाज़ें और वो परछाई सब गायब हो गए थे। ट्रक के अंदर घुसते ही हमने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। हम तीनों हाँफते हुए एक दूसरे को देख रहे थे और हमारी सांसें अब भी तेज़ चल रही थी। बाहर का सन्नाटा अब और भी खतरनाक लग रहा था, क्योंकि अब हर पल ऐसा लग रहा था कि वो परछाई कभी भी फिर से वापस आ सकती है। क्या क्या ये खत्म हो गया? सीमा ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। उसकी आंखों में अब भी डर था और उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसे अब तक यकीन नहीं था कि हम सुरक्षित हैं। राजीव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद, लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लेकिन हम तीनों के अंदर अब ये सवाल घर कर गया था, क्या ये सच में खत्म हो गया था, या ये ट्रक भी उसी जंगल का हिस्सा था जो हमें अपनी कैद में रखने के लिए बनाया गया था? ट्रक के अंदर बैठे हुए हमें कुछ ही मिनट बीते होंगे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि समय जैसे रुक गया हो। बाहर अब भी अजीब सा सन्नाटा था, हवा की सरसराहट तक नहीं सुनाई दे रही थी, जो और भी खौफनाक लग रही थी। ट्रक के अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ राजीव की बची खुची टॉर्च की हल्की रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ रही थी। सीमा के चेहरे पर अब भी गहरा डर था और उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी हालत देखकर लग रहा था कि अब उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी है। राजीव भी अब चुप था, उसका वही आत्मविश्वास अब टूट चुका था और उसकी आंखें लगातार ट्रक की खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। अब क्या करें? मैंने हाँफते हुए पूछा। पता नहीं, राजीव ने थकी हुई आवाज़ में कहा। यहाँ बाहर जाना भी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इस ट्रक में कितनी देर तक छिपे रह सकते हैं? उसकी आवाज़ में घबराहट झलक रही थी। हम सब जान चुके थे कि ये ट्रक हमारी कोई सुरक्षित जगह नहीं थी, ये सिर्फ एक छोटा सा ठहराव था। वो परछाई कहीं नहीं गई थी, वो बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक ट्रक का दरवाज़ा जोर से हिला। हम सब चौंक गए, जैसे किसी ने बाहर से ट्रक को धक्का दिया हो। सीमा ने एक घुटी हुई चीख मारी और हम सब दरवाजे की ओर देखने लगे। कोई बाहर था, ये साफ महसूस हो रहा था। राजीव ने धीरे से दरवाजे को पकड़ लिया, मानो वो उसे खुलने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। फिर एक और तेज धक्का लगा। इस बार ट्रक के अंदर की जमीन भी हल्की हल्की हिलने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अब ये साफ था कि वो चीज़ बाहर आ चुकी थी। वो परछाई हमारे ट्रक के पास आ चुकी थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, राजीव ने धीरे से फुसफुसाया। उसकी आंखों में अब साफ डर था। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की तरफ देखा और धीरे से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर झांकते ही मेरी सांसें अटक गईं। वो परछाई अब ठीक ट्रक के सामने खड़ी थी। धुआंधार शरीर पहले से भी ज्यादा घना और भयानक हो चुका था और उसकी आंखों की वो चमकदार रोशनी अब और भी खतरनाक लग रही थी। वो हमारी ओर बिना पलक झपकाए देख रही थी, मानो हम उसकी कैद में थे। सीमा अब लगभग रोने लगी थी। ये हमें मारने आई है, ये हमें छोड़ने वाली नहीं है। उसकी आवाज़ इतनी तेज हो गई थी कि मैं खुद उससे क्या कहूँ ये समझ नहीं पा रहा था। राजीव ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की दूसरी तरफ से उतरने का इशारा किया। हम पीछे से निकल सकते हैं, उसने कहा, लेकिन ये आसान नहीं था। वो परछाई लगातार हमें घूर रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि वो हमारी हर हरकत को देख रही थी। हम सब ने धीरे धीरे ट्रक के दूसरी तरफ से बाहर निकलने की कोशिश की। हमारी सांसें अटक चुकी थीं और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि हमें खुद सुनाई दे रहा था। जैसे ही हम ट्रक के पीछे पहुंचे, वो परछाई अचानक से हिलने लगी। उसने अपने धुआंधार शरीर को हमारी ओर घुमाया और हम समझ गए कि अब हमें ज्यादा वक्त नहीं मिला था। भागो, राजीव ने जोर से कहा और हम तीनों पूरी ताकत से दौड़ने लगे। अब हमारी जान सच में हमारे कदमों पर टिकी हुई थी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि वो परछाई हमें छूने ही वाली है। हम जंगल के उस हिस्से से भाग रहे थे जहां हर दिशा एक जैसे पेड़ों से घिरी थी। अब तक हम दिशा का अंदाजा भी खो चुके थे, बस भागते जा रहे थे। सीमा ने अचानक रुककर चिल्लाया, ये हमारा पीछा कर रही है। उसकी आवाज़ में इतना डर था कि मैं खुद कांप गया। लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो वो परछाई सच में अब और तेजी से हमारी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी और उसकी आंखों से निकलने वाली वो चमक अब और भी भयानक हो चुकी थी। और तेज भागो, राजीव ने कहा और हम फिर से भागने लगे। अब तक हमारी ताकत जवाब देने लगी थी। पैर जैसे भारी हो चुके थे, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी हमें दूर से एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। पहले तो लगा कि ये हमारी आंखों का धोखा है, लेकिन जब हम करीब पहुंचे तो वो सच में रोशनी थी। वो शायद जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता था। वो देखो, मैंने जोर से चिल्लाया, शायद वो रास्ता है। हम तीनों अब उस रोशनी की ओर भागने लगे, मानो वही हमारी आखिरी उम्मीद हो। लेकिन पीछे से आती वो परछाई की आहट और तेज हो रही थी। उसका धुआं अब हमारे चारों ओर फैल चुका था और उसकी आंखों की चमक इतनी तेज हो गई थी कि वो अंधेरे को चीरती हुई हमें पीछे खींचने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही हम उस रोशनी के पास पहुंचे, हमने देखा कि वो एक पुराना टूटा फूटा रास्ता था जो शायद जंगल से बाहर निकल रहा था। लेकिन उस रास्ते पर भी कुछ अजीब था। वो रास्ता सीधा नहीं था, वो एक घुमावदार धुंधला रास्ता था जो अंधेरे में खोता जा रहा था। क्या करें? मैंने राजीव से पूछा, क्या हमें इस रास्ते पर जाना चाहिए? राजीव कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, हमें इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ये हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है। हमने हिम्मत जुटाई और उस रास्ते पर चलने लगे। हमने उस रास्ते पर कदम रखा जो घुमावदार और धुंधला था। चारों ओर घना अंधेरा था और हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था कि यह रास्ता अनंत काल तक चलता ही जाएगा। परछाई का पीछा अब भी जारी था। उसकी भारी उपस्थिति हमारे हर कदम पर मंडरा रही थी। हम बस एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते रहे। हर कदम के साथ डर और थकान हमें जकड़ रही थी। लेकिन उस रास्ते पर चलते चलते हमें अचानक महसूस हुआ कि हवा अब उतनी भारी नहीं थी जितनी पहले थी। चारों ओर की घुटन थोड़ी कम हो गई थी और अजीब फुसफुसाहटें भी धीरे धीरे शांत होने लगी थीं। पेड़ों के साए अब कम घने लग रहे थे और हमारी सांसें थोड़ा स्थिर हो चुकी थीं। मैंने राजीव की ओर देखा। उसकी आंखों में अब थोड़ी उम्मीद की झलक थी। शायद हम सही रास्ते पर हैं, उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे खुद को ही तसल्ली दे रहा हो। सीमा, जो अब तक कांप रही थी, उसकी सांसें थोड़ी शांत हो गई थी। क्या तुम दोनों को भी ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ अब दूर जा रही है? उसने धीरे से पूछा।
मैंने भी महसूस किया कि पीछे से परछाई की आहट अब कम हो गई थी। वो भयानक निगाहें और धुआंधार शरीर जैसे धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा था। हमने अभी भी दौड़ना नहीं छोड़ा, लेकिन अब उस अनजाने डर का दबाव थोड़ी देर के लिए कम हो चुका था। रास्ता अब सीधा होने लगा था और हमारे सामने दूर एक हल्की सी रोशनी फिर से चमकने लगी। ये वही रोशनी थी जिसे हमने कुछ समय पहले देखा था, लेकिन अब वो और भी साफ और स्थिर लग रही थी, जैसे हमें बाहर की ओर बुला रही हो। वो देखो, मैंने कांपती आवाज में कहा। वो रास्ता हमें जंगल से बाहर ले जा सकता है। हम तीनों ने फिर से उम्मीद की किरण महसूस की और तेजी से उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। अब तक हमारे शरीर थक चुके थे, लेकिन उस रोशनी की ओर बढ़ते ही हमें एक नया जोश मिला। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि हम उस भयानक जंगल की कैद से धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। जैसे ही हम रोशनी के करीब पहुंचे, अचानक जंगल के पेड़ों की ऊंचाई कम होने लगी। हवा पहले से हल्की और शांत थी और पत्तियों की सरसराहट में अब वो भयानक फुसफुसाहट नहीं थी। हमें लगने लगा कि हम अब सुरक्षित थे। वो परछाई जो हमारा पीछा कर रही थी अब कहीं पीछे छूट चुकी थी। उसकी आंखों की भयानक चमक और उसके धुआंधार शरीर का कोई निशान अब आसपास नहीं था। कुछ ही देर बाद हम जंगल के अंतिम छोर पर पहुंच गए। वो रोशनी अब बिल्कुल हमारे सामने थी। ये एक छोटी सी खुली जगह थी जहां घना जंगल खत्म हो चुका था। सामने एक पहाड़ी का छोटा सा रास्ता दिख रहा था जो सीधे जंगल से बाहर निकल रहा था। पहाड़ी के दूसरी ओर शहर की लाइटें और रास्ते की चमकती हुई रोशनी दिख रही थी। हमें विश्वास हो गया था कि हम अब सुरक्षित थे। हम तीनों ने राहत की सांस ली। राजीव, जो अब तक सबको हिम्मत दिला रहा था, एक पत्थर पर बैठकर थकान से हाँफने लगा। हम आखिरकार बच गए, उसने थकी हुई आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। सीमा अब भी थोड़ी सहमी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर की जगह अब हल्की सी मुस्कान थी। मैंने सोचा था हम कभी इस जगह से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। उसकी आवाज़ में राहत और कृतज्ञता थी। मैंने चारों ओर देखा और खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि हम सच में उस भयानक जंगल से बाहर आ चुके थे। हवा अब ताजगी भरी थी और दूर से पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भयानक अनुभव का सामना किया था और अब ऐसा लग रहा था कि आखिरकार हमारी जान बच गई थी। आओ, अब आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा। हमें जल्द से जल्द शहर तक पहुंचना होगा। हम तीनों धीरे धीरे पहाड़ी के रास्ते पर चलने लगे। पीछे मुड़कर देखा तो वो जंगल अब एक अजीब खामोशी में डूबा हुआ था, जैसे वो सब जो हुआ था बस एक बुरा सपना था। हमें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि हम सच में उस खतरनाक अनुभव से बाहर आ चुके थे। हमने शहर के पास पहुंचकर सबसे पहले पुलिस को सूचित किया। उन्होंने हमारी कहानी को बड़े ध्यान से सुना, लेकिन उनका कहना था कि गरभांगा रिजर्व फॉरेस्ट में कई बार लोग रास्ता भटक जाते हैं और अजीब घटनाओं का सामना करते हैं। हालांकि हमारी कहानी उन्हें थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने हमारी बातों पर ध्यान दिया और जांच करने का वादा किया। हम तीनों को अब भी कुछ सवाल सता रहे थे। वो परछाई कौन थी? वो धुआं, वो फुसफुसाहटें और अंशुल कहाँ गायब हो गया था? हमें अपने दोस्त की कोई खबर नहीं मिली थी और पुलिस ने भी उस जंगल में उसकी तलाश की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। हमारी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन उस रात के डरावने अनुभव ने हमें पूरी तरह से बदल दिया था। वो जंगल और उसकी अजीब घटनाएं हमारे मन में गहराई से बस चुकी थीं और कभी कभी रात में हमें लगता था कि वो परछाई फिर से हमारे पास आ सकती है। कुछ महीनों बाद हम तीनों एक साथ बैठे हुए उसी अनुभव के बारे में बातें कर रहे थे। हम सबके दिल में उस परछाई का डर अब भी था, लेकिन हमें खुशी थी कि हम उस भयानक रात से बाहर निकलने में सफल हुए थे। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वो परछाई क्या थी, लेकिन हमने सीखा था कि डर का सामना कैसे किया जाता है। और फिर भी जब भी कोई हमें गरभांगा रिजर्व फॉरेस्ट जाने का सुझाव देता, हम सिर्फ एक ही बात कहते, वहाँ अंधेरे के पीछे कुछ और भी है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।